हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेंस डेली आंसर राइटिंग की डिस्कशन में आज पॉलिटी की डिस्कशन है। और इससे पहले कि मैं आज का क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक छोटी सी सूचना इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, हम 4 दिन आते तो हैं हफ्ते में आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने मेंस का, बट उसके अलावा हम 10 अक्टूबर से अपना एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगा, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। और वो इनिशिएटिव होगा 48 डेज और यू कैन से 2 मंथ्स के लिए। वील डिस्कस आंसर राइटिंग इन कंप्लीट थॉरो डिटेल, जहाँ पे 48 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। हर हफ्ते 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। शेड्यूल आपके पास पहले से ही बन के आया होगा। उस शेड्यूल के हिसाब से आप आंसर्स लिखेंगे और आंसर्स लिखने के बाद उसे इवैल्यूएट भी कराएंगे। इवैल्यूएट कराने के बाद मैं हर मंडे को, सोमवार को आपके साथ लाइव वो आंसर्स डिस्कस करूंगा। और वहीं उस सेशन के दौरान आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द डाउट्स ऑफ आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग के रिलेटेड कि किस तरीके से कंटेंट हमने एनरिच करना है, किस तरीके से हमने असेसमेंट करनी है कीवर्ड्स की, किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देना है, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये सारी नुआंसेस हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पेड इनिशिएटिव है और जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है वो बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फ्री इनिशिएटिव चलता रहेगा, बट पेड इनिशिएटिव में आप देख रहे हैं कि कुछ और आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक दबाए और वहाँ पे आपको सारा का सारा डिस्काउंट एंड प्राइसेस भी पता लग जाएगा। तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिए एक बार, कि इन द सेंस कि आपको अगर लगता है कि एक फाउंडेशन बननी चाहिए हमारे आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग किए बिना आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता। आपकी रैंक भी बहुत ज़्यादा इस बात पे मैटर करती है कि आपके मेंस में कितने नंबर आए हैं। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो ऑन अ गिवन डे कैसी भी जा सकती, इसलिए प्रीलिम्स भी ऐसी चीज़ है ऑन अ गिवन डे कैसे भी जा सकती है। लेकिन मेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्ट्रेटेजाइज करके चलेंगे तो आप मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि आपको अगर दूसरा इनिशिएटिव भी ज्वाइन करना है उसके लिए मैं आपको बताया। और अब मैं चलता हूँ हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ, जो पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, या इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स को डिस्कस करता है। और 2019 में ये मेंस के अंदर सवाल पूछा गया है। From the resolution of contentious issues regarding the distribution of legislative powers by the courts, the principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain. Explain करना है दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स का, यानी लॉ मेकिंग पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेके कुछ चिंताएं, कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ कंटेंशंस अराइज हुई। उस कंटेंशंस के अराइज होने के बाद कोर्ट्स ने कुछ ऐसी प्रोनाउंसमेंट्स या ऐसी जजमेंट्स की जिसमें उन्होंने इन 2 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया और ये डॉक्ट्राइन इमर्ज हो गई। ये हमने एक्सप्लेन करनी है बात। अब देखिए, हमने इसमें किसी तरीके की जजमेंट नहीं पास करनी है कि कोर्ट ने कुछ गलत किया है, सेंटर ने कुछ गलत किया है, या स्टेट्स ने कुछ गलत किया है, क्योंकि आपने ये बस ये एक्सप्लेन कर देना है किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर्स को डिसाइड करते वक्त जुडिशरी ने ये 2 डॉक्ट्रिन दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है, क्योंकि हम लेजिस्लेटिव पावर्स की ही मात्र डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पे सेंटर स्टेट के दूसरे मसले या दूसरे इश्यूज उठाने की आपको जरूरत नहीं है। खास तौर पे अगर मैं बताऊं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 10 मार्कर। तो इसमें आपको ये मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है कि सेंट्रल स्टेट में सीबीआई को लेके, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को लेके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है आपको। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सेंटर स्टेट लिस्ट का इशू होता है। लेकिन सीबीआई को लेके, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेके, और भी चीज़ों को लेके ना, सेंट्रल स्टेट के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ debate and discussion and sometime conflict that need not be covered in this answer. Only and only legislative powers या law making powers की जब बात होती है, उसमें सेंटर और स्टेट में conflict आता है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट्स को हमने इसमें इस्तेमाल करना है।
अब आमतौर पे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का आंसर? हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। यहाँ पे भी सूटेबल आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 7वां शेड्यूल यानी कि 7th शेड्यूल क्या बताता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। So there are 3 lists, as you know. List 1 that is union list, list 2 that is state list, list 3 that is concurrent list. And there is whichever is not in any of these lists, that is called a residual subject, and power to make laws on the residual subject lies with the parliament. Very very clear in our constitution. Now certain instances, कई instances ऐसे होते हैं जिसमें conflict देखने को मिलती है क्योंकि similar sounding या similar issues या similar सब्जेक्ट्स 2 लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि टैक्सेशन बिफोर द जीएसटी रिजीम, जीएसटी रिजीम से पहले टैक्सेशन की जो चीजें प्रावधान होते थे वो बेसिकली ऐसे देखने में क्लियर कट थे। क्या कि स्टेट के अंदर अगर किसी आइटम की सेल हो रही है तो सेल्स टैक्स जो होता है वो या जो उसके ऊपर वैट होता है, बाद में वैल्यू एडेड टैक्स हो गया था, वो स्टेट्स उस पर चार्ज करेगा, लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा और अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा। और अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, इफ द इंटर स्टेट ट्रेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, देन उस पर सेंटर जो है वो टैक्सेस लेवी करेगा। अब इस चीज को लेके देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज। व्हाई? अब अल्कोहल है फॉर एग्जांपल, अल्कोहल की जो एज अ सब्जेक्ट वो स्टेट लिस्ट में आता है, विच इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको लिकर भी कहते हैं। और उस पर टैक्सेशन लगाने की पावर्स सेंटर के पास भी आ सकती है, क्योंकि अगर अल्कोहल एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो है सब्जेक्ट अल्कोहल, लेकिन लग रहा है टैक्सेशन। अब आप बताओ कि कौन सा लॉ जो है या किसका बनाया गया लॉ अप्लाई होगा इसके ऊपर? आप समझ रहे हैं? कहने का ये मतलब है कि कई चीजें ऐसी भी थी लिस्ट्स में जिसमें यह बताना मुश्किल हो जा रहा था कि सेंटर कानून बनाए या स्टेट कानून बनाए, क्योंकि दोनों तरफ से या दोनों पक्ष की बात सुने तो दोनों के पक्ष में कुछ ना कुछ सच्चाई नजर आती थी। अगर मैं अल्कोहल के टैक्सेशन को रेगुलेट करना चाहता हूं एज अ स्टेट तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट में आता है। लेकिन अगर एज सेंटर कहे कि नहीं भाई ये तो किसी और स्टेट से लाई गई अल्कोहल है, इस पे ऊपर टैक्सेशन मैं लगाऊंगा, तो ये मेरा लॉ, मेरे लॉ के अंडर आएगा। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो अब वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही एक तरीके की कंफ्यूजन को क्लियर कर देता है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, क्या कहता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक है उस पे लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, यानी कि सेंटर के पास पार्लियामेंट में और स्टेट्स के पास विधानसभा में। अगर तो कंकरेंट लिस्ट की सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाता है स्टेट और सेंटर, दोनों ही एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? सेंटर का बनाया गया कानून, यानी कि पार्लियामेंट का बनाया गया कानून। दिस इज देयर इन आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी क्लियरली मेंशन। बट ये तो हो गया कि जो क्लियरली कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें कन्फ्लिक्ट आते हैं। लेकिन जब स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में आपस में प्रॉब्लम आती है तब ये डॉक्ट्रिन्स दोनों इस्तेमाल होती है, और हमारी जुडिशरी ने इसको इस्तेमाल किया है। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी सिंपली क्या कहता है कि इन केस ऑफ इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पावर्स, यूनियन पावर इन लिस्ट 1 विल प्रिवेल ओवर स्टेट पावर, एंड लिस्ट 2 और 3 यानी कि कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई होगी तो कॉन्करेंट पावर यूनियन की प्रिवेल करेगी। कहने का मतलब फेडरल सुप्रीमेसी मतलब फेडरल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी रहेगी। यही चीज आर्टिकल 254 में भी रिफ्लेक्ट होती है और जुडिशरी ने भी इसको बताया है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट को देखते हो संविधान के अंदर, उसके ऊपर आप इससे पहले कि फेडरल सुप्रीमेसी लगाओ, आप लगाते हो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ओवर द इयर्स बहुत सारे केसेस में इस्तेमाल की गई है, चाहे वो 1958 का केरला एजुकेशन केस बिल केस हो या उसके बाद केशव नंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात होती है। बट आप क्या समझना चाहते हो इससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो ऐसे एलिमेंट, ऐसे आर्टिकल, ऐसे सब क्लॉज जो अगर आपको देखने में लग रहे हैं कि आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लूंगा जी, फंडामेंटल राइट्स की एग्जांपल ले लेता हूं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की।
ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 25 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन है इंडिविजुअल की, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है 26 में कम्युनिटी या डिनोमिनेशन के कलेक्टिव राइट्स जो होते हैं उनके साथ। ऐसा सबरीमाला टेंपल केस के अंदर देखा गया कि अगर एक इंडिविजुअल वुमन वर्शिप करना चाहती है टेंपल में तो आर्टिकल 25 के अंदर क्लेम कर सकती है, लेकिन अगर एक कम्युनिटी ये कहना चाहती है कि यहाँ पे आके आप इस एज से इस एज के ग्रुप के विमेन नहीं आ सकती तो 26 के अंदर अपना फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है दो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तो किसी भी दो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी दो कानूनों के बीच में जो सेंटर और स्टेट ने बनाए हैं या किसी एक कानून के दो क्लॉजेस के बीच में भी अगर आपको किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट नजर आता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि जितना हो सके ये कोशिश करनी चाहिए दैट बोथ शुड प्रिवेल। किसी एक के एक्सपेंस पे दूसरे पार्ट को खत्म करना ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड मेक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन बोथ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन रीच करने की कोशिश करते हो, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब अगर कभी भी स्टैट्यूट्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आए तो आप उसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करोगे। अगर तो ऐसा नहीं कर पाते हो, सारे आपके हथकंडे फेल हो जाते हैं, तब आप प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी के तहत यूनियन को प्रेफरेंस देने वाले हो। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ज्यादा ब्रॉड है क्योंकि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या किसी भी लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन यहां पे हमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है? हमने बताना है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंटर और स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स बताने वाले हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 2-3 प्रोनाउंसमेंट्स यू शुड रिमेंबर। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी वाली प्रोनाउंसमेंट आप बता दोगे कि वेस्ट बंगाल वर्स एंड अदर्स केस 1963 के अंदर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब आप ये लाइन अगर आपने आंसर में नहीं लिखोगे, कौन सा आंसर, जो मेंस का आंसर लिख रहे हो, तो चलेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू। ये आंसर आप मेंस के अंदर मत लिखो, मींस ये लाइन आप मेंस के अंदर मत लिखो, चलेगा। Supreme Court held that Constitution unitary bias gives union overriding powers and doctrine of federal supremacy judiciary ने accept कर ली। एक और केस, दो और केसेस हैं, ITC वर्सेस APMC और M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर भी ये पाया गया कि whenever the provisions of a central act and state act are fully inconsistent and absolutely irreconcilable, central act will prevail and state act will become void। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अगर आप इसमें नहीं देते हो तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में बोला गया है। आपने एक्सप्लेन करना है कि कोर्ट्स ने इसको रेजोल्यूशन को इन कंटेंशियस इश्यूज को चैलेंज हैंडल करते हुए ये प्रोनाउंसमेंट्स दी हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट बिकम्स। आपको पता है जैसे अभी फार्म लॉज आए थे जो अब रिपील हो गए हैं, तो इसलिए हम जुडिशरी को की वेट नहीं कर रहे हैं कि जुडिशरी उस पर कुछ कहे। बट फार्म लॉज जब आए थे तब भी यही बात चल रही थी कि एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, या कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब इस चीज को लेके, मार्केटिंग को लेके, है ना, बहुत सारी चीजों को लेके या क्या डिस्कशन चल रहा था कि भाई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर ने कानून बना लिया है, पार्लियामेंट ने कानून बना लिया, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता था कि हम दोनों चीजें देखने को मिलती, हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी, फेडरल सुप्रीमेसी भी, अगर तो ये फार्म लॉज वापस नहीं लिए जाते। बट नाउ दैट दे हैव बीन विड्रॉन, अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में और चर्चा नहीं होगी अंटिल अनलेस न्यू एक्ट कम्स। सिमिलरली डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरीके से लॉ मेकिंग या लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द सेंटर और स्टेट्स, इसके बीच में बात करती है। तो CIT वर्सेस मेसर्स हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड और टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मसला जब फंस गया कि सेंटर टैक्स लगाएगा या सेंटर को इनकम टैक्स पे करना है या स्टेट को टैक्स पे करना है, उसको लेके जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ने
कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दिए थे। आप अपने आंसर में नहीं लिखोगे, नहीं तो आपके शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके साथ अटैच कर दिए हैं इस पीडीएफ के साथ, ताकि आप ये 5 प्रिंसिपल्स की कैसे हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस को एक साथ लेके आना है, ठीक है। सो दे मस्ट अवॉइड हेड ऑन क्लैश ऑफ प्रोविजंस एंड मस्ट कंस्ट्रू द कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस। प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिफीट प्रोविजन इन अनदर। अब अगर हम इसको लेजिस्लेटिव पावर से बाहर लेके जाए ना, तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, इसके साथ लगाया गया है ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर है और दूसरा इंफीरियर है। और हर एक केस बाय केस बेसिस में सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा या जुडिशरी ये देखेगी कि क्या इन प्रोविजंस को एक साथ अप्लाई किया जा सकता है। और अगर बिल्कुल कोई आखिरी रास्ता नहीं बचता है इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, तब क्या होगा, तब फेडरल सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली कैलकाटा गैस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें 2 कानूनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल्स ओरिएंटल गैस कंपनी एक्ट एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये पार्लियामेंट का लॉ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर द 3 लिस्ट, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है, सेंटर में 97 सब्जेक्ट हैं, उसमें 50 से ज्यादा सब्जेक्ट है कंकरेंट में, तो देयर इज बाउंड टू बी ओवरलैपिंग। कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जिनकी इंटरप्रिटेशन ओवरलैपिंग होगी। उस केसेस में सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि ऐसा ना करें कि हम सीधा ही सेंटर की पावर को सुप्रीम कह दें। हम ट्राई कर सकते हैं कि सेंटर को कुछ ज्यूरिसडिक्शन दे दे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट को कुछ ज्यूरिसडिक्शन दे दे उस सब्जेक्ट के ऊपर, दोनों को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में लाना, यही हमने क्या करना है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में करना है। इसमें मेन पॉइंट्स ये होते हैं कि आपने केस लॉज याद रखने होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मेंस का पेपर अगर आपने देखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर केस लॉज और केसेस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड केस लॉज जो हैं, गवर्नर के पोस्ट से रिलेटेड केस लॉज जो हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें में से 2-2, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, जो भी आप चीज़ पढ़ते हो ना पॉलिटी गवर्नेंस में, उससे रिलेटेड अगर आपको जजमेंट्स 2-3 याद करनी है तो कर लेते हो, तो बहुत फायदे में रहोगे, बहुत एडवांटेज में रहोगे। सो इट मेक्स इट क्लियर दैट जुडिशरी हैज मेड एन एफर्ट टू अपहोल्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट के फेवर में बात कही है। यही चीज हमने यहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से बतानी है कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिटरी बायस दिया है, लेकिन कोर्ट हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है। याद है, इसलिए हमने ये देखा था कि जब आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर को इंश्योर करके रखता है, उसका आंसर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। That is the most important because it upholds the federalism that is enshrined in the constitution. अब conclude कैसे करोगे? Recent example दे दो कि अभी दोबारा कुछ ऐसी सवाल आए हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का भी दे सकते हो एग्जाम्पल, या केरला ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया था, छत्तीसगढ़ ने एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया था, या उससे पहले जो एनआईए टेरर एक्टिविटीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें वो स्टेट पुलिस को कई बार ओवरराइड करने की कोशिश करती है, और ये चीज़ों को भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये 2 डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल कर सकती है। इस तरीके से कंक्लूड करोगे, डायनामिक कंक्लूजन होगा। और क्योंकि आपने एक्सप्लेन करना था, आपने कोई कमेंट नहीं देना था इसके अंदर कि सही कौन है, स्टेट सही है, सेंटर सही है या कोर्ट सही है, आपने इसको बहुत अच्छे से फिर हैंडल कर लिया जिस तरीके से आपने ये 4-5 पॉइंट लिखे। ये जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है ना दोस्तों, इसको आप आंसर के अंदर मत लिखो, बट इन केस अगर आपको समझना है इस प्रिंसिपल को, तो उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आंसर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके 100 शब्द खा जाएगा आंसर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड भी कर सकते हैं और आपका जो आंसर है तैयार हो जाएगा। तो अगली बार तक के लिए थैंक यू।